हेलो दोस्तों। हम पढ़ेंगे विजन एस PT 365 पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। पार्ट सेकंड हो गया है और पार्ट फर्स्ट हो गया है और पार्ट सेकंड के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आखिरी वीडियो हो पॉलिटिकली। इसमें टॉपिक है रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस, आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन। इसमें हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य अपने यहाँ के विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रम को प्रतिबंध या निषिद्ध कर रहे हैं। और जैसे इसमें अफर्मेटिव एक्शन ये क्या है, ये अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य है कि सकारात्मक कार्रवाई के पक्षपात से है, यानी सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात से है, इसका तात्पर्य अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सामाजिक या नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार आदि में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। भारत और अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की जो तुलना है वो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे भारत में इसमें संवैधानिक व्यवस्था है जो संविधान स्पष्ट रूप से अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है भारत में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देने के लिए 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड की व्याख्या की गई है इसमें। और इसका उद्देश्य जो भारत में है संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से जिन्हें अशुद्ध समझा जाता है, इस आधार पर इनके साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है भारत में। अब यूएस में देखते हैं। यूएस में अल्पसंख्यक समूह और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है यूएस में। लक्षित समूह क्या है भारत में? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें है अमेरिकी, हिस्पैनिक, एशियाई और अमेरिकी आदि। इसकी जो प्रणाली है वो भारत में है कोटा प्रणाली के आधार पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रणाली है विविधता और समानता और समावेश कार्यक्रमों पर आधारित है। इसके जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। भारत में जो है आर्टिकल 15(4) और 16(4) आदि राज्यों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। आर्टिकल 15(4) राज्य को नागरिकों को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 16(4) राज्य को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सके। और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रावधान ये है 1961 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से शुरू हुआ था। बाद में इसे कानूनी समर्थन देने के लिए 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा जो भारत में है, इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा है, कोई ऊपरी सीमा कानूनी सीमा नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा जो टॉपिक है अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वार 2024 में निर्णय दिया गया। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15(4) और 16(4) के तहत स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियां समुदाय के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। संविधान के आर्टिकल 34(1) 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां अलग अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियां मूल वंशों या जनजातियों के विजातीय समूह हैं। आर्टिकल 341(1) भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियां मूल वंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित कर सकता है। अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण
341(2) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि उपवर्गीकरण से न तो इस किसी भी अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इसमें किसी को बाहरी किया जाता है। आर्टिकल 34(1)(2) संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है। अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकरण का दायरा। उपवर्गीकरण सहित इस तरह किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करता है। मौलिक समानता के सिद्धांत के अनुसार कानून को व्यक्तियों या उसके समूह की अलग पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक अन्याय को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य सरकार कुछ जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकता है, हालांकि राज्य को यह सिद्ध करना होगा किसी जाति समूह के पिछड़ेपन के कारण उसकी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। राज्य की सेवाओं कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में डेटा एक्ट करना होता है। इसके कुछ निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे और उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जातियां समुदायों को उसकी लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें मनमाने तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 342(1) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो इसकी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देता है। इसमें आर्टिकल 342(a) को 2018 में संविधान शामिल किया गया था। आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कुछ इस प्रकार हैं। जैसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना चाहिए। ईवी सेनेया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु एससी समुदाय की सूची बनाने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने का समान है। इसलिए ये संविधान के आर्टिकल 341(2) का उल्लंघन करता है कि जो विशेष रूप से संसद को ये शक्ति प्रदान करता है। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को आर्टिकल 341-342 पर लागू करना है। आरक्षण हेतु इसकी जो ऐसे समुदाय जो ऐसी समुदायों की जो लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, इसमें जो दिए गए हैं 341 और 342 पर। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घोषणा की कि राज्य में जनवरी 2025 में समान नागरिकता संहिता की लागू की जाएगी। इसकी जो यूसीसी है, इसकी पृष्ठभूमि है, इसमें स्वतंत्रता से जो पहले की थी वो है लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840। इसमें अपराधों की सबूतों और कॉन्टेक्ट लेक्स लॉ की रिपोर्ट है, इसमें 1840। इसमें अपराधी सबूतों और कॉन्टेक्ट के अनुबंध से संबंधित भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के महत्व पर जोर दिया गया था। हालांकि इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानूनों पर्सनल लॉ को इस प्रकार का संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। BN राव समिति 1941, इस समिति ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया था। इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई थी। जो स्वतंत्रता से बाद, ये स्वतंत्रता से पहले था और स्वतंत्रता के बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954, इस कानून में भारत के नागरिक और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म की आस्था को मानने वाले विवाह करने का प्रावधान किया गया है। 4 प्रमुख हिंदू कानून, इसमें जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम 1956। यूसीसी के बारे में देखते हैं हम। यूसीसी का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। ये समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशकों डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का निर्माण करना है। वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ काफ़ी जटिल अलग है। ये प्रत्येक धर्म में अपने विशेष कानूनों का पालन होता है। भारत में लागू व्यक्तिगत कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये कानून हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ये ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यूसीसी से अलग है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। अगला टॉपिक है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसमें हाल ही में सुर्खियों में क्यों है ये इसमें देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को अगले नोटिस तक पूजा स्थलों के स्वामित्व को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने या विवादित धार्मिक स्थलों के संरक्षण का आदेश देने से रोक दिया है। पूजा या उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के बारे में ये अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी भी अलग समुदाय या उसे किसी दूसरे वर्ग से परिवर्तन नहीं करेगा। यह अधिनियम राज्य या प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के बनाए रखने जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था सकारात्मक दायित्व भी डालता है। ये घोषणा करता है कि पूजा स्थल स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। इस अधिनियम का अपवाद कुछ है, जैसे अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम में छूट दी गई थी। इसके अलावा यह अधिनियम जैसे प्राचीनतम स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता। कोई भी विवाद जैसे इसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो वे मामले भी इसी में शामिल नहीं है जो पहले ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं। ऐसे किसी भी स्थल का कोई रूपांतरण या जिसे पूर्व राजबंदी से किया गया हो यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। जुर्माना अधिनियम की धारा 6 इसमें प्रावधानों को उल्लंघन करने में जुर्माना के साथ अधिनियम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रोविजन डिस्टेंशन इसमें यह है जसीला साजी बनाम भारत संघ मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार को उसी ठहराया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से उचित आशंका हो कि वो लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है तो इसे हिरासत में लिया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 22(1) एवं 22(2) की गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 22(3) के अनुसार भारतीय संविधान के आर्टिकल 22(1) और 22(2) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तारी या हिरासत के लिए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कुछ इस प्रकार है, जैसे आर्टिकल 22(1) हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का अधिकार होता है और 22(4) में 3 माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड से मंजूरी आवश्यक है। ये बोर्ड राज्यों द्वारा गठित किए जाते हैं। इनमें से आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह शामिल होते हैं। आर्टिकल 22(2) में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है तथा इसमें अधिक समय पर हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होती है। आर्टिकल 22(5) में इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए। उसे अपना पक्ष रखने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो संविधान के आर्टिकल 22(5) के तहत अपने पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967,
विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974, कालाबाजारी की रोकथाम या आवश्यक प्रस्तुत की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980। प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने के आधार पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रखरखाव, रक्षा आदि। प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कुछ इस प्रकार हैं, जैसे AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। न्यायालय को अनुच्छेद 22(5) के स्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950 को स्वीकृति दी थी। सिमल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है अभी। अगला टॉपिक है व्यक्ति अधिकार, पर्सनैलिटी राइट। हाल ही सुर्खियों में है, दिल्ली में हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाओं जैसे ई-कॉमर्स, स्टोरी या चैट बॉक्स आदि एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम या छवि, आधार, आवाज, स्वमरूपता का दुरुपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया है। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में इसमें है कि व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियां या अजंता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषताओं को व्यक्त करना है, किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। देश के किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में उसके व्यक्तित्व विद्यमान है। व्यक्ति अधिकार के दो घटक हैं, पब्लिसिटी का अधिकार और निजता का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार यह है अपनी छवि और समानता या पहचान की रक्षा करने का अधिकार होता है। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957। निजता का अधिकार में यह है अनधिकृत प्रतिनिधि की सुरक्षा और आर्टिकल 21 में है जस्टिस KS पट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017। इसके अलावा मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, इसमें भारतीय दंड संहिता IPC, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति या भारतीय दंड संहिता के मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। प्रतीक का नाम अनुसूचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 यानी एम्ब्लम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, यह कानून इस अधिनियम की सूचना अनुसूची से सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों, पदों के नामों और प्रतीकों अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। इसमें कुछ बॉक्स में दे रखा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तत्व व्यक्तित्व अधिकार, जिसमें वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों का संरक्षण करना। पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समूह से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे रोम अभिसमय, बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यापार संबंधी पहलू, जिसमें ट्रिप्स समझौता 1994 शामिल है। विपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि VPPT, ये संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है व्यक्तित्व अधिकार से संबंधित में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जिसमें अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामलों में 2011 दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट वास्तविक दुनिया में किसी व्यक्ति को लोकप्रिय या प्रसिद्ध इंटरनेट की दुनिया पर लागू होती है। दीपा जयकुमार बनाम ALM विजय 2019 मद्रास हाईकोर्ट, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, पब्लिसिटी और निजता का अधिकार उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकार को विरासत में नहीं मिल सकता। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जैसे शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों के उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया है। इसके बारे में शत्रु संपत्ति अधिकार 1968 के शत्रु को ऐसे देश या उसके नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अर्थात पाकिस्तान और चीन जैसे भारत पर आक्रमण किया गया हो। किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसके ओर से धारित या प्रतिबंधित संपत्ति शत्रु संपत्ति कहते हैं। इस अधिनियम में 2017 में संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल किया गया, जैसे शत्रु का कानून उत्तराधिकार, चाहे वो भारत का नागरिक हो या न हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश न हो, कोई भी शत्रु जिसमें भले ही अपनी राष्ट्रीयता बदल ली हो। 1968 का अधिनियम भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक को शत्रु संपत्ति संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण की बिक्री का अधिकार देता है। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला है भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, RTVF। इसमें है सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा से संबंधित भुला दिए जाने का अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई करेगा, जिसमें इसके अधिकार के बारे में यह है इसे डेटा को मिटाने का अधिकार, जैसे राइट टू इरेजर भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है। यह अधिकार तब लागू होता है जब व्यक्ति का डेटा उस उद्देश्य के लिए जब आवश्यक नहीं रह जाता है जिसके लिए उसे एकत्र किया गया था, जब व्यक्ति ने डेटा प्रोसेस के लिए अपनी सहमति वापस ले ली हो।
भुला दिए जाने का अधिकार की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्याय सत्र से उल्लंघित है। विस्मृत ऑब्लिवियन के दिए जाने का अधिकार है। हालांकि भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण या निरपेक्ष अधिकार नहीं है। जस्टिन के.एस. बुट्टा स्वामी 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुला दिए जाने का अधिकार के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। ये इसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसको अच्छे से एक बार देख लें। डिजिटल व्यक्तित्व डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भुला दिए जाने का अधिकार का उल्लेख नहीं है। यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR कानून में भुला दिए जाने का अधिकार को शामिल किया गया है। अगला है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। नागालैंड सरकार ने दीमापुर, सुमिकेतिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट ILP लागू करने में मंजूरी दे दी है। इनके लाइन पर परमिट ILP के बारे में कुछ इस प्रकार है। ये सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है। IPL बनाने का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन की विनियमित करता है। IPL का उत्तराधिकार तौर पर उपयोग पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय संस्कृतियों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें उत्पत्ति जो 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR एक्ट में किया गया है। IPL के विविध प्रकार इसमें एक पर्यटकों के लिए अन्य दीर्घकालिक प्रवास अक्सर रोजगार के उद्देश्य से किए जाते हैं। IPL के अंतर्गत आने वाले राज्य से अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 स्टेट है। IPL के लिए पात्र नहीं है जैसे NRIs, भारतीय जो 6 महीनों से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, या PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक। उन्हें सुरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति सुरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लेनी होती है। सुरक्षित क्षेत्र परमिट, प्रोटेक्शन एरिया परमिट PAP, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट RAP, विदेशी विषयक सुरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत राज्य की इनर लाइन वाले क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है। वर्तमान में सुरक्षित क्षेत्र निलंबित राज्यों में स्थित है, जैसे निम्नलिखित राज्यों में स्थित है, जैसे संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्से तथा संपूर्ण सिक्किम कुछ भाग सुरक्षित क्षेत्र में, कुछ भाग प्रतिबंध क्षेत्र में भी हैं। विदेश विषयक जैसे प्रतिबंध क्षेत्र आदेश 1963 के तहत घोषित क्षेत्रों में अंडमान क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है इसमें, और सिक्किम राज्य भी शामिल है। विदेश राज्य तथा व्यक्ति तो सुरक्षित प्रतिबंध क्षेत्र में तब तक जाने की अनुमति दी जाती है जब तक कि सुरक्षित को ये संतोष न हो जाए कि ऐसी यात्रा उचित ठहराने के लिए ठोस कारण मौजूद है। भूटान के नागरिक को छोड़कर प्रत्येक विदेश व्यक्ति को किसी सुरक्षित प्रतिबंध क्षेत्र में प्रवेश करना या रहना जो सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें है राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। हाल ही सुर्खियों में है। कुछ राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राजकोषीय संघवाद के बारे में इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघीय प्रणाली के भीतर नीतियों और प्रशासनिक जिम्मेदारी का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझाकरण की राजकोषीय संघवाद है। भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे 7वीं अनुसूची संविधान के तहत संघ और राज्यों के बीच का आधारों का उल्लेख उन क्रम संघ सूची और राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का आर्टिकल 246 में राजस्व का वितरण जो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में वर्गीकृत किया गया है। आर्टिकल 269 संघ द्वारा लगाए गए वसूले जाने वाले लेकिन पूरे तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। आर्टिकल 269A में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के द्वारा वस्तु या सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया गया या एकत्रित किया जाएगा। हालांकि इसे वस्तु या सेवा कर परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्र या राज्यों के बीच में वितरित किया जाएगा। आर्टिकल 270 संघ द्वारा लगाए गए वसूले जाने वाले लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता, जब तक राष्ट्रपति के आदेश व संघ राज्यों के बीच वितरण किए जाने वाले कर। हस्ताक्षर के आधार पर जैसे ऊर्ध्वाधर हस्ताक्षर, वर्टिकल रेवोल्यूशन। 15 वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में 41% है। इसमें 37 हस्ताक्षर, हॉरिजेंटल रेवोल्यूशन। ये विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से के
राज्यों के बीच वितरण में संदर्भित करता है। जैसे 15वें वित्त आयोग के अनुसार निर्धारित मानदंडों और उनके आधार पर उनके भार इस प्रकार हैं। जैसे आय अंतर, इनकम डिस्टेंशन 40%, जैसे क्षेत्रफल इसका 15%, जनसंख्या 2011 15% है, जनसंख्या प्रदर्शन 12.5, वन और भाषाती के 10% है तथा कर व राजकोषीय प्रयास 2.5% है। इसमें जो ग्रांट्स एंड एड सहायता अनुदान है, जो केंद्र अनुच्छेद आर्टिकल है 275 के तहत राज्य को सहायता अनुदान प्रदान करता है। इसमें ऋण, जो आर्टिकल 292 के अनुसार केंद्र सरकार के पास देश के अंदर घरेलू स्रोतों से या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। इसमें ऐसे हालांकि 293 के तहत राज्य को सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से, विदेश से नहीं ही ऋण ले सकती है, यानी ये विदेश से ऋण नहीं ले सकती 293 के अकॉर्डिंग, और 292 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही ये किसी राज्य का केंद्र का ऋण बकाया है, ये तो वो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में संघ राज्यों के बीच वितरण संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उसी उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति, जैसे राज्य अपने राजस्व स्रोतों, अपने राजस्व व्यय को केवल 58% ही वित्त पोषित कर पाते हैं। मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्यों का ऋण जीडीपी डेब्ट जीडीपी के अनुपात 27.5% है, जो भी इसमें राज्य सरकार के राजस्व स्रोत हैं कुछ इस प्रकार है। जैसे कर राजस्व और गैर कर राजस्व और केंद्र सरकार की ओर से अनुदान। हम देखते हैं कर राजस्व, इसमें राज्य का अपना कर राजस्व होता है, जिसमें आय पर और संपत्ति पूंजीगत लेन देन कर होता है, और केंद्र से कर अंतरण करने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर ये होता है कर राजस्व। हम गैर कर राजस्व में जैसे पीएससी से लाभांश और प्रॉफिट और प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क। केंद्र सरकार की ओर से अनुदान, जिसमें आपदा राहत, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और राजस्व घाटे के अनुदान, ये केंद्र सरकार के द्वारा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इसमें हम देखते हैं विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य दर्जे की मांग उठाई गई है। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के बारे में हम देखते हैं। मतलब है कि SCS केंद्र सरकार द्वारा राज्य हेतु किए जाने वाले एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास की सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह से भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। SCS की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई है। 1969 में 3 राज्यों को SCS प्रदान किया गया। इसमें जम्मू और कश्मीर, पहला असम और नागालैंड शामिल थे। वर्तमान में 11 राज्यों को CS का दर्जा दिया गया है। वे राज्य जैसे असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। SCS राज्यों को गौडकिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। गौडकिल मुखर्जी फार्मूला कहते हुए कि संविधान किसी भी राज्य को SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। भारत के संविधान के कुछ राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 371, 371A, 371H और 371J किए गए हैं। संयुक्त वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जब किसी भी राज्य का SCS प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, उसके बाद से किसी भी नए राज्य को SCS नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त पोषण पैटर्न इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उप समूहों की सिफारिश के आधार पर ही है, न कि उनके SCS दर्जे पर। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड है, जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों की सीमाओं पर सामरिक उपस्थिति, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति, जैसे नॉन वेएबल नेचर। स्पेशल पैकेज, हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की गई थी। विशेष पैकेज से तात्पर्य भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। इसके तहत इन राज्यों को आंतरिक वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान किए गए हैं। दूसरी ओर विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन है। ये पैकेज आवश्यकता आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे स्ट्रिक्ट कारण नहीं है। ये संविधान के आर्टिकल 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। ये अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 282 विवेकाधीन अनुदान, ये केंद्र और राज्यों के दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार है, भले ये उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। 6 शेड्यूल इसमें है, लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी सूची में शामिल करने के लिए वो
के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे इसमें 36 अनुसूची के बारे में ये है, संविधान के आर्टिकल 244(2) के तहत जो 6 अनुसूची है बोर्दोलई समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई थी। यह अनुसूची इसमें शामिल राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देती है। एडीएस की संरचना, एडीएस में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इसमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि 6 चुने जाते हैं। वर्तमान में 4 राज्य में से 10 एडीएस हैं। एआरसीएस के यदि कि स्वायत्त जिले के अलग अलग अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ, तो राज्यपाल उनके द्वारा बनाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों के स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। एडीएस एआरसी के पास वन प्रबंधन, किसी निर्विरासत या विवाह, सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। इनके पास भू राजस्व एकत्र करने के, कर लगाने, व्यापार विनियमित करने, खनिज निष्कर्ष, रॉयल्टी एकत्र करने की भी शक्ति होती है। अगला देखते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची। इसके बारे में, इसकी विशेषताएं और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची कहाँ लागू है। ये भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। वर्तमान में 10 राज्यों पर आई है। 6th अनुसूची, इसमें ये भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। प्रशासन, जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्रिपल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी। 6ठी अनुसूची, स्वायत्त जिला परिषद, एडीएस और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद, एआरसी। इसकी जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, राज्यों को विधानसभा का गठन होने के कारण टीएसी के पास सीमित शक्तियाँ हैं जो अधिकतर कार्यकारी हैं। और 6ठी में परिषद के कार्यकार, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ सहित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये सभी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त हुई हैं। पेशा अधिनियम 1996 यहाँ लागू है 5वीं में, और 6ठी में लागू नहीं है। अगला टॉपिक है नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेटिव ऑफ न्यू स्टेट। हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हो गए। इस गठन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे नए राज्य के गठन की प्रक्रियाएं। संविधान का अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद में नए राज्यों को गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं का नाम है बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश, राज्य विधानमंडलों के परामर्श, निर्धारित समय के भीतर, ये सारी चीज़ें इसमें, जैसे संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करने या 2 से अधिक राज्यों के हित को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से के किसी क्षेत्र में साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है इसमें। राष्ट्रपति की सिफारिश नए राज्य के गठन के संबंधित विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व ही मंजूरी ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। राज्य विधानमंडलों के साथ परामर्श, किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को इस राज्य विधानमंडल निर्धारित समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा। किसी क्षेत्र, सीमा या नाम प्रभावित हो रहे हो तो संसद या एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण विधेयक संसद में साधारण बहुमत से, यानी संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। जिलों का गठन, राज्य सरकार के पास राज्यों में नए राज्य बनाने या किसी मौजूद जिलों को बनाने या समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। कार्यकारी अध्यक्ष या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या बदलाव किए जा सकते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जैसे बेरुबाड़ी संघवाद, और इसके बाद में 1960 बेरुबाड़ी संघवाद क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तित करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकता है। किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्रों का पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग समितियां इसके लिए एस के धारा आयोग, जैसे 1948 एस के धारा आयोग ने भाषाई कार्य की बजाय प्रशासनिक सुविधाओं को आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी। एस के धारा आयोग ने जीवीपी समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामन इस समिति के सदस्य थे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम जेवीपी रखा गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी, यानी जेवीपी ने भी खारिज कर दी थी। फजल अली आयोग 1953 आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित 4 कारकों की पहचान की थी, जिसमें देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना, मजबूत करना,
भाषाई संस्कृति एकरूपता को महत्व देना और वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखते हुए बल देना तथा राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों को एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना के बनाने और उसे बढ़ाना देना होगा। फैजल अली आयोग ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। संसद ने आयोग की सिफारिश को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया गया था। अगला टॉपिक है न्यायपालिका जुडिशरी। वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन एडीआर सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। अन्य संबंधित तथ्य इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति एमसीपीसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। एमसीपीसी का गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसे गठित करने का उद्देश्य मध्यस्थता और सुलह के प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन की निगरानी करना है। ये पूरे देश में कानून पेशेवर का मध्यस्थता के क्षेत्र में विस्तार का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना। वैकल्पिक विवाद समाधान ईडीआर के बारे में। इसमें ईडीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय के बाहर विवादों को समाधान और निपटान किया जाता है। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जैसे सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि तमाम विवादों की बात करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है। जैसे ऑर्बिट्रेशन पर मौजूदा फ्रेमवर्क कुछ इस प्रकार हैं। भारत के फ्रेमवर्क जैसे ऑर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन अधिनियम 1996 लागू किया गया। ये अनसेटल्ड मॉडल कानून के अनुसार बनाया गया है। भारत का ये कानून वाणिज्यिक विवादों सहित किसी प्रकार का ऑर्बिट्रेशन पर लागू होता है। इस अधिनियम ने वर्ष 2015, 2019, 2021 में संशोधन किए गए थे। ऑर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन संशोधन अधिनियम 2021 उन ऑर्बिट्रेशन निर्णयों को लागू करने पर किया शर्त रोक है लगाने की अनुमति देता है जो ऑर्बिट्रेशन समझौते अनुबंध या पंचाट धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के माध्यम से दिए गए थे। यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 में पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हुआ था। संस्थागत ऑर्बिट्रेशन की सुविधाओं के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिट्रेशन केंद्र अधिनियम 2019 बनाया गया है। भारतीय ऑर्बिट्रेशन परिषद की स्थापना की गई है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकरण एक सोसाइटी है। वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क। इस वर्ष 1923 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन की स्थापना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ फॉर्मेशन कॉमर्स द्वारा की गई थी। ये वर्ष 1899 में होंगे। हैग में परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन पीसीए की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटार पर कन्वेंशन के तहत की गई थी। भारत की इसका पक्षकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौते पर अनसेटल्ड मॉडल कानून लागू किए गए हैं। एडीआर के कुछ प्रकार इस प्रकार है, जैसे मध्यस्थता और मीडिएशन, सुलह, समझौता वार्ता और सहयोगी कानून। जैसे एडीएस मध्यस्थता में है, इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे पंचाट भी कहा जाता है। एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया है जिसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभाव ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मीडिएशन है। सुलह, कंसिलिएशन, इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत कर समाधान के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। समझौता वार्ता, नेगोटिएशन, इस पर पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकार और उनके वकील के बीच पक्षकार आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। सहयोगी कानून, कोलैबोरेटिव लॉ, इसके तहत दोनों पक्षकारों को प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करते हैं के लिए सम्मत होते हैं। मीडिएशन एक्ट 2023, मध्यस्थता अधिनियम 2023, इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता अधिनियम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब ये विधिक कानून बन गया है। इसके लिए उद्देश्य भारत में मध्यस्थता के वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है। मध्यस्थता कानून 2023 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे मध्यस्थता को परिभाषित करना। जैसे मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थता मुकदमा पूर्व, मध्यस्थता ऑनलाइन, मध्यस्थता सामुदायिक, मध्यस्थता सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो। इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थता कहा जाता है। मुकदमे से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता इस प्रकार है, जैसे संबंधित पक्षों में अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवाद को न्यायालय या किसी अधिकरण पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद, जैसे केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल है: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, जैसे दंडनीय क्रिमिनल अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, तीसरे पक्ष के अधिकारों के प्रभावित करने वाले विवाद आदि।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जैसे जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकार के तहत होगी। मध्यस्थता के लिए किए जाने वाले समय सीमा इसमें 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसे समय सीमा पक्ष की सहमति से 60 दिनों के तक बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बीच मध्यस्थता से हट सकता है। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। भारतीय मध्यस्थता परिषद एमसीआई की स्थापना इस प्रकार है। जैसे एमसीआई की निम्नलिखित शामिल होंगे, जैसे 1 अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, मध्यस्थता या एडीआर का अनुभव रखने वाले हो, 1 अंशकालिक सदस्य जिसमें विधि सचिव व्यय सचिव शामिल होगा और 3 पदेन सदस्य होंगे। मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है। ये मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को एमसीआई द्वारा मध्यस्थता करने वाले अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण की मध्यस्थता कर सकता है। लागू होना या परिवर्तनीयता, इसमें क्या है, यह मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौतों निर्णयों के समान ही बाध्यकारी और परिवर्तनीय होंगे। हालांकि मध्यस्थता के फैसले को 90 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में सुनौती दी जा सकती है। जैसे मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साक्षारोपण और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद के आधार पर सुनौती दी जा सकती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना 75वें वर्ष पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसके बारे में जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है ये, और इसके अलावा गठन से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सर्वाधिक दर्जा दिया गया है। 2002 में भी इस अधिनियम के संशोधन के सार्वजनिक हित वाली सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत की गठन की गई थी। प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों पर काम करती हैं ये शक्तियाँ। इसके जो सिविल प्रकार संहिता CPC 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बाध्य नहीं है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें इसके निर्णय जो अंतिम पक्ष में बाध्यकारी होते हैं, इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत को संदर्भित मामलों में शामिल है किसी भी अदालत में लंबित कोई भी मामला, जैसे कोर्ट कोई भी विवाद या किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो, उसे उसके न्यायालय में दायर किए जाने संभावना हो यदि उसके दायर में आने वाले मामलों की प्रकृति स्वरूप, जैसे वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमिकरण आदि। पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई थी। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, इस सुर्खियों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता निश्चित कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया था। भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में, भारत में विधिक सहायता के तत्व व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना जो कानून प्रतिनिधि या न्याय तक प्रणाली तक पहुंचकर खर्च वहन करने में असमर्थ हो। कानूनी सलाह अदालती कार्यों में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि शामिल होते हैं, जैसे वैधानिक प्रावधान। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये अधिनियम 1995 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को स्थापना करना। इस अधिनियम में निम्नलिखित संस्थाओं को गठन का प्रावधान किया गया, जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSS और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSS का गठन किया गया, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341। इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, जैसे वे राज्य के खर्च पर अभियुक्त की कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदम कुछ, जैसे दिशा, टेलीलॉ न्याय मित्र कार्यक्रम, लोक अदालत आदि। विधिक सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार, जैसे आर्टिकल 21 में इसमें प्रावधान किया गया कि विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार किसी व्यक्ति के उसके पास प्राण या देह छिंदने का वंचित नहीं किया जा सकता, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 39A ये अनुच्छेद राज्य की निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने के वंचित न रहे। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में, इसमें जैसे विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित किया गया है। ये एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसके जो कार्य हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नीतियाँ, सिद्धांत, दिशा निर्देश तैयार करना, प्रभावी योजना बनाना ताकि पूरे देश में विधिक सहायता कार्यक्रम लागू कर सके। कानूनी सहायता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना, लोक अदालतों का आयोजन करना।
इसके निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र कौन कौन होंगे, इसमें ये है जैसे महिलाएं हैं, बच्चे इसमें पात्र होंगे, औद्योगिक कमज़ोर, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या दिव्यांगजन। संविधान के आर्टिकल 23 के अनुसार मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय में मामला होने की स्थिति में उसके लिए वे व्यक्ति पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला होने पर ये आय 5 लाख रुपए निर्धारित किए हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सामाजिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग, संरक्षण गृह या किशोर गृह हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती, ये लोग इसमें पात्र हैं। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, भारत में अधिकरण प्रणाली इस प्रकार है जैसे हाल ही सुर्खियों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया है कि यदि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अवमान अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है तो उसे आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती। अधिकरण प्रणाली के बारे में इसमें प्रकृति हैं। अधिकरण अर्थ न्यायिक निकाय होते हैं, ये अर्थ न्यायिक निकाय होते हैं, अर्थ न्यायिक निकाय। इसका उद्देश्य है न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम करना। इसके अलावा अधिकरणों का तकनीकी विषयों में जुड़े मामलों पर निपटान करने के लिए विशेषज्ञ हैं। संवैधानिक मान्यता इसमें 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में आर्टिकल 323A जोड़कर प्रशासनिक अधिकरणों को स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई है। कैट का सत्ताधिकार यह संघ या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरण में लोक सेवाओं, अन्य पदों पर भर्ती और नियुक्त कर्मियों की सेवाओं, शर्तों संबंधित विवादों, शिकायतों पर निपटान करता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323B के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित उन अधिकारों क्षेत्रों को अधीन आने वाले किसी भी विषयों के अधिकरण गठन करते हैं। क्षेत्राधिकार प्रत्येक अधिकरण में को उसकी विशेषज्ञता को घोषित क्षेत्र में भीतर मामलों की सुनवाई करने या निर्णय लेने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ प्राधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे प्राधिकरण या प्राधिकार या सरकारी निकाय द्वारा दिए गए निर्णयों को खिलाफ अपील सुन सकते हैं। इसकी अपील जो सामान्य अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे कानून वे जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। अधिकरण और न्यायालयों के बीच अंतर, इसमें जैसे इसके बीच स्थापना, अधिकरण स्थापना ये है संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित की जाती हैं। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 323A केंद्र राज्य द्वारा दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण तथा आर्टिकल 323B कराधान, भूमि संधार जैसे अन्य मामलों के लिए भी अधिकरण जोड़े गए थे। इसमें श्रवण सिंह समिति की भी सिफारिश पर इसके न्यायालय के थ्रू है, जैसे स्थापना केवल भारत के संविधान द्वारा ही स्थापना की जा सकती है। आर्टिकल इसका जो उद्देश्य है विशेष मामलों पर विवादों और शिकायतों का समाधान करना और अपने अपने सत्ताधिकारों में कानून और व्यवस्था की न्यायालय करना तथा उसे बनाए रखना। इसके अलावा सिविल या क्रिमिनल मामलों पर निर्णय देना, यह है न्यायालय का उद्देश्य। प्रक्रियात्मक अनुपालन क्या है? विशेष प्रक्रिया में बंधे होते हैं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। ये न्यायालय में प्राकृतिक संहिताओं से बंधे होते हैं। सदस्य न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट शामिल होते हैं। केवल न्यायिक विशेष शामिल होते हैं। इसमें शक्तियाँ उस कानून तक सीमित हैं जिनके तहत निर्धारित हैं। निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति है। जमानत है बिल। हाल ही में 2 न्यायाधीश वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानून में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद है, सिद्धांत लागू होता है। इसमें भारत में जमानत के प्रकार नियमित जमानत, पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद है व्यक्ति को मिलने वाली जमानत, अंतरिम जमानत, नियमित या अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से दिए जाने वाली जमानत, अग्रिम जमानत, गैर जमानती अपराध में गैर की गिरफ्तारी की आशंका होने पर पहले से ही एहतियात के रूप में दी जाने वाली जमानत, डिफ़ॉल्ट जमानत, जब पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है तो व्यक्ति को दोषसिद्धि के अभाव में जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जमानत के लिए कानूनी प्रावधान इस प्रकार है, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 में जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया हो, उस न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि के हिरासत में
बिता लिया हो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पोक्सो एक्ट घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें जमानत के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं, जैसे प्ली बार्गेनिंग, सौदा, अभिभावक या अदालत में अभियोजन शुरू होने से पहले ही प्रतिवादन और अभियोजन के पक्ष में भी समझौता होता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को समय बंद कर दिया गया है। इस आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। इसका उपयोग ये है कि कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। हालांकि ये महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता। ई प्रिजन सॉफ्टवेयर ये राज्यों के अथॉरिटीजन को दक्ष तरीके से कैदियों से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सहायता करता है। संबंधित तथ्य हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होगा जब तक किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए। अधिनियम का धारा 18 में उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होता। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में इस प्रकार है। इसका उद्देश्य यह है कि SC/ST समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराधों पर रोकना, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना तथा पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रावधान करना। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र इस प्रकार है। आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हाथों में मेला उठाने के काम पर लगाना, SC/ST समुदाय की महिलाओं को देवदासी प्रथा के नाम पर देवता या मंदिर के समर्पित करना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रथाकन अधिकार से वंचित करना जैसे मामलों में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। SC/ST समुदाय को छोड़कर अन्य समुदाय के लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के बहुत दिए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, अदर इंपोर्टेंट न्यूज। ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों को गठन को अनिवार्य किया गया था। ग्राम न्यायालय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। इसका उद्देश्य जो ग्राम न्यायालय सुनिश्चित करने की किसी भी नागरिक सामाजिक, आर्थिक, अन्य समस्याओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। वैधानिक आधार पर ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत इस प्रकार है। इस अधिनियम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों को अधिनियम में निर्देशित जनजातीय क्षेत्रों से छूट दी गई है। ग्राम न्यायालय का स्थान मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होगा। इसकी स्थिति है जो ग्राम न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाएगा। इनको अधिकार क्षेत्र यह एक मोबाइल कोर्ट होगा जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। विवाद समाधान प्रक्रिया, विवादों का समाधान सुलह समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक तो सुलहकारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। गौरतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8072 से बाध्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8072 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अपील। क्रिमिनल मामलों में अपील सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट में की जाती है। सिविल मामलों में अपील जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। 6 महीने के भीतर निपटारा किया जाता है। अगला जो टॉपिक है न्यायालय के अवमानना, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें है झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देरी से का आरोप लगाते हुए कोर्ट के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। न्यायालय की अवमानना के बारे में इस प्रकार है। जैसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत परिभाषित है। संविधान के आर्टिकल 129 और अनुच्छेद 215 क्रम सुप्रीम कोर्ट के तथा हाईकोर्ट कोर्ट्स को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। अवमानना के जो निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। जैसे सिविल अवमानना, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रीट या अन्य प्रक्रिया के जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना। आपराधिक अवमानना, किसी भी ऐसे मामले का प्रकाशन जो न्यायालय में को बदनाम करता है, उसके प्राधिकार को कम करता है या न्यायिक कार्य के समुचित क्रम या प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
इसमें हस्तक्षेप करता है या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है। इसकी दया याचिका दिसंबर 2000 के लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी की दया याचिका भारत के राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। दया याचिका पर राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कुछ मामलों में प्रविलंबन, विराम, निलंबित, परिहार या लघुकरण करने का अधिकार देता है। ये मामले निम्नलिखित जैसे सजा जहाँ सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो, उन मामलों में जिनमें दंड किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिया गया हो, ऐसे मामले जहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, मृत्युदंड के मामले में। इसके अलावा क्यूरेटिव पिटीशन उपचारात्मक याचिका, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो या रेल कॉर्पोरेशन के खिलाफ पारित ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में, ये याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन का संविधान का कोई उल्लेख नहीं है और अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य बाद में प्रतिपादित की थी। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर आधारित है। क्यूरेटिव पिटीशन की अनुमति तब दी जाती है जब याचिका वह स्थापित करता है कि निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लेख हुआ हो। मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों का खुलासा करने में विफल रहा हो। न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका है और निर्णय की याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ये क्या है? इसके बारे में देखते हैं। इंडिया चाइल्ड पोर्टल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को निपटान में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का अधिक क्रुशल है। जैसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में देखते हैं। इसके प्रकार जो है इस प्रकार है। FTSC संबंधित योजना में एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में 2019 में शुरू किया गया था, अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त पोषण, इस योजना के केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाता है। कार्यान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग द्वारा उद्देश्य बलात्कार के मामलों में पोक्सो अधिनियम के तहत जाने वाले मामले का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित कुल 761 FTSC गठित किए गए हैं। हालांकि कुल 1023 FTS का प्रावधान किया गया है। FTSC राष्ट्रीय न्यायिक डेटा संग्रह से जुड़े हुए हैं। अगला टॉपिक है जीरो FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये जीरो FIR रिपोर्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले एक पूर्व मंत्री के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की गई। जीरो FIR के बारे में इस प्रकार है। ये एक प्रकार के FIR है, इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो जहाँ अपराध हुआ उसी जगह के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जाए। एक बार FIR दर्ज होने के बाद उसे आगे की जाँच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके तहत आरंभ में कोई नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता। हालांकि जब मामला अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तब वहां नई FIR दर्ज की जाती है और FIR नंबर दिया जाता है। जियो FIR का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531A के तहत किया जाता है। इसे 2012 के निर्भया केस में बाद जस्टिस वर्मा समिति का सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्सन, ये क्या है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 63 तथा भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जोसेफ साइन बना भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्सन के सिद्धांत से उत्पन्न करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्सन के बारे में, ये ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कानूनी सिद्धांत है। ये सिद्धांत विवाहिता महिला के उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है और उन्हें एक यूनिट के रूप में मानता है। ये विवाह के बाद एक महिला को स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व को समाप्त कर देता है। सैद्धांतिक रूप से यह महिला की संपत्ति को पति की हस्तांतरित करता है, संपत्ति पर अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है तथा कोई अनुबंध करने पर प्रतिबंध लगाता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एक मामले में अपील दाखिल करने में विलंब के लिए कंडन ऑफ द डिले के अगर से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 और 5 के तहत हार्मोनियम
कंडक्शन का उपयोग करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किया गया। विलंब के लिए समा कंडेंस ऑफ डिले की धारणा के तहत किसी मामले में अपील याचिका दाखिल करने के लिए तय सीमा बढ़ाने की अनुमति देने की अदालत की विवेकदन शक्ति शामिल है। हार्मोनियम कंडक्शन सिद्धांत के बारे में इसका अर्थ है कि दो कानून के बीच विवाद की स्थिति में इनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे दोनों कानूनों के उद्देश्य और चार को बनाए रखा जा सकता है। ऐसे कानून प्रावधान सामंजस्य बनाकर किया जा सकता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति प्रथम संविधान संशोधन और उस पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय में मानी जाती है। अगला टॉपिक है